तो दोस्तों देखिए, जब भी कभी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो उन दोनों ही लड़ने वाले देशों को अपने अपने सहयोगी देश मदद करते ही हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि जब दो देश आपस में लड़ रहे हों, कोई एक देश और दूसरा संगठन आपस में लड़ रहा हो, तब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। मान लीजिए कि इजराइल और ईरान के बीच में कोई युद्ध हो रहा होता, सीधे 1-to-1 युद्ध, तो इसमें ऐसी परिस्थिति आ सकती थी कि एक धड़ जो दुनिया का है वो ईरान तरफ खड़ा हो जाता, तो दूसरा धड़ जो है वो इजराइल के पक्ष में खड़ा हो जाता अपनी सहूलत के हिसाब से। लेकिन अगर बात की जाए इस कॉन्फ्लिक्ट की जो कि इजराइल और हमास के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आपको इजराइल के खिलाफ जाना भी है तो रह देकर आप मानवता के आधार पर सीज फायर करने का कह सकते हैं। लेकिन हमास को या फिर हमास की तरह ही कोई दूसरा संगठन हो जो कि इस युद्ध में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल को खतरा पहुंचाने के लिए युद्ध में कूदने की कोशिश कर रहा हो, उसे मदद भिजवाना गलत हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस तरह का कृत्य एक्चुअली किया जा रहा है और बड़े अफसोस की बात है कि ये किया जा रहा है रशिया की तरफ से। अब इस समय की अगर बात की जाए तो भारत का इजराइल और रशिया से अच्छे कोई दोस्त दुनिया में दूसरे नहीं है। सबसे पहले इन्हीं दो देशों के नाम आते हैं जिनके साथ भारत की मित्रता सबसे ज्यादा गहरी है और इन दोनों देशों की तरफ से भी आउटपुट भारत को उसी तरह का मिलता है। ऐसी परिस्थिति में ये दो देश अब काफी बड़े मुकाबले की ओर बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और ऐसी परिस्थिति अगर आ गई तो डेफिनेटली भारत को किसी एक को चुनना होगा, और वो कोई एक जिसे भारत चुन पाए, ये बहुत मुश्किल परिस्थिति आ सकती है। देखिए हुआ क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा आज से 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताई थी और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, काफी डिटेल में बताया था कि इजराइल के खिलाफ एक ऑपरेशन छेड़ा गया है जिसमें 9 फ्रंट वॉर इजराइल के खिलाफ खोले जाएंगे। अलग अलग देशों में अलग अलग संगठन जो कि ईरान समर्थित हैं वो इजराइल के खिलाफ तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें एक तो हमास था जो कि इस समय डायरेक्टली युद्ध लड़ रहा है। दूसरे और तीसरे फ्रंट की अगर बात की जाए तो उसमें हिजबुल्लाह और हुती विद्रोही थे। अब कुछ दिनों से देखने के लिए ये मिल रहा है कि हुतियों की तरफ से भी, जो कि यमन में ऑपरेट करते हैं, इनके पास भारी भरकम मिसाइलें, ड्रोन्स वगैरह आ चुकी है, जो कि उसी ऑपरेशन का हिस्सा था। मैंने आपको बताया था कि रेंज के आधार पर इन संगठनों को मिसाइल वितरित की जाएगी, तो वो मिसाइलें ईरान वगैरह से पहुंची गई होगी, तभी हुतियों द्वारा लगातार इजराइल के खिलाफ मिसाइलें दागी जा रही है। इसके साथ साथ जो दूसरा फ्रंट था वो लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह का था। हिजबुल्लाह के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर आतंकी संगठन माना जाता है, और बड़ी बात ये कि ये अपने देश यानी लेबनान में एक पॉलिटिकल पार्टी का मुखौटा अपने मुंह पर रखता है। जैसे कि रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद ने भी अपनी पार्टी शुरू कर दी थी, पॉलिटिकल पार्टी, उसे कामयाबी नहीं मिली, इन्हें भी नहीं मिली, लेकिन समर्थन अच्छा खासा इनके पास है। और बताया जाता है कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख की संख्या में मिसाइल्स है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बड़ी बात देखी जाए तो इस तरह के जितने भी संगठन हैं, इनके पास ऑफेंसिव वेपन्स बहुत ही बड़े स्केल पर मौजूद है। कारण ये है कि इन्हें जीवन मरण से कोई मतलब नहीं है, इनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, हमारे सामने जो हमारा दुश्मन है उसे किसी तरह से तबाह कर दिया जाए। तो ये लोग अपने बचाव के लिए तो ज्यादा कुछ उपकरण तैयार नहीं कर सकते, काफी महंगे भी होते हैं, लेकिन अटैक करने के लिए ये जुगाड़ वाले वेपन्स काफी बड़ी मात्रा में अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। इतने समय से हम लोग लगातार देख पा रहे हैं हमास के ऊपर भी जब इजराइल लगातार अटैक किया जा रहा है तो इजराइल के ऊपर वो लोग बदले में अटैक जरूर करते हैं, लेकिन इजराइल के अटैक को रोकने के लिए उनके पास कोई समाधान नहीं है। यहाँ तक कि उनके पास ना तो वॉरशिप है ना ही सबमरीन है, इसके बावजूद वो लोग टॉर्पीडोज को भी ऑपरेट कर रहे हैं। सोचिए, मैनुअली टॉर्पीडो को लॉन्च कर दे रहे हैं इजराइल की नेवी के खिलाफ। कहने का मतलब ऑफेंसिव वेपन्स इनके पास भरपूर मात्रा में मौजूद है, जिसका मुख्य सप्लायर ईरान ही है, लेकिन डिफेंसिव में कोई भी वेपन इनके पास मौजूद नहीं है। अगर कुछ है भी तो वो एंटी एयरक्राफ्ट गन वगैरह है जो कि मेन पोर्टेबल टाइप की होती है, उस तरह की कुछ हो सकती है। बाकी प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद नहीं है, और इजराइल को हमेशा एयर स्ट्राइक के दौरान इन सब का एडवांटेज मिलता है। हम लोग देख पाते हैं कि इजराइल कहीं भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में एयर स्ट्राइक कर पाता है और उसका वार कभी भी अचूक नहीं जाता। कारण यही है कि वो जहां पर एयर स्ट्राइक करने जाता है वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद होते ही नहीं है। अगर सीरिया के कुछ इलाके हटा दिए जाए तो, क्योंकि सीरिया में रशिया द्वारा S-400 और S-300 की डिप्लॉयमेंट कर रखी है। अब आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि इन संगठनों को एयर डिफेंस सिस्टम भी मिल जाए तो, यानी ऑफेंसिव वेपन्स तो इनके पास हैं, अब डिफेंसिव वेपन भी अगर मिल जाए तो। और एक्चुअली ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रशिया की वैगनर ग्रुप जो है, जो उसकी प्राइवेट आर्मी है, उसके माध्यम से पैंथर एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह को प्रोवाइड करवा रहा है रशिया। एक्चुअली रिपोर्ट आप देख सकते हैं, इसमें SA-22 एयर डिफेंस सिस्टम का नाम दिखाया गया है।
और ये पेंसर एयर डिफेंस सिस्टम के ही अलग अलग वेरिएंट में से एक है। इनकी रेंज की बात की जाए तो 25 से लेकर 30 किलोमीटर के अप्रॉक्स ये रेंज देते हैं और 18 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ये किसी भी एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। स्पेशली अगर बात की जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर में भी रशिया की फोर्सेस द्वारा बड़े स्केल पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इनका इस्तेमाल सीरिया में भी काफी बड़े स्केल पर किया गया था और सीरिया में रशियन फोर्सेस द्वारा इसी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए कई सारे अनगिनत टर्किश ड्रोन्स को भी मारकर गिराया जा चुका है। तो कहने का मतलब ये कोई मिसाइल हो, फाइटर जेट हो, स्पेशली ड्रोन्स वगैरह हो, इनके खिलाफ ये काफी ज्यादा कारगर साबित होता है। तो अब बताया जा रहा है कि रशिया द्वारा यही सप्लाई हिजबुल्लाह तक की जा रही है और माध्यम चुना गया है वैगनर ग्रुप को, जो कि एक प्राइवेट आर्मी है। जबकि कुछ महीने पहले खबर निकल कर आई थी जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा ये डिमांड की गई थी कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम उन तक प्रोवाइड करवाए जाए, जिसमें आयरन डोम वगैरह का नाम स्पेशली मेंशन करके बताया गया था। उस समय रशिया ने इसके ऊपर काफी ज्यादा आपत्ति दर्ज करवाई थी और इस बात के लिए इजराइल को बाध्य कर दिया था कि इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन तक न भेजे और अंततः हुआ ऐसा ही। रशिया के इनकार कर देने की वजह से इजराइल द्वारा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन तक नहीं भेजा गया। लेकिन जब वैसी परिस्थिति में अब इजराइल फंस गया है तो रशिया उसके खिलाफ मदद करने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह तक प्रोवाइड करवा रहा है। अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह को मिल जाते हैं तो वो अपने बंकर्स वगैरह को, अपने उन ठिकानों को जहां पर उन्होंने मिसाइलों को स्टोर करके रखा है, उनकी प्रोटेक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं इजराइल के किसी भी खतरे से। अब इसके ऊपर वैसे इजराइल का रिएक्शन आना बाकी है, जो कि अभी तक नहीं आया, लेकिन इन फ्यूचर हमें काफी बड़े रिएक्शंस देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि खबर इस तरह की भी आ रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इजराइल के दौरे पर जा सकते हैं जेलेंस्की। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति इजराइल के विजिट पर जाने वाले हैं आने वाले बिल्कुल कुछ ही दिनों में। तो अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह तक प्रोवाइड करवाने वाली बात पूरी तरह से सही है और एक्चुअली ऐसी कुछ गतिविधि हो रही है इजराइल के खिलाफ, तो डेफिनेटली जेलेंस्की के इस विजिट के दौरान इजराइल तगड़ा रिएक्शन दे सकता है। और ऐसा एक्चुअली अगर हो जाता है तो फिर इजराइल भी शायद अपने आयरन डोम्स या फिर बराकेट वगैरह यूक्रेन को आसानी से प्रोवाइड करवा सकता है। उसके बाद ये सारी सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब हो सकती है हम सब समझ ही सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है? इजराइल रशिया दोनों में से कौन सा, ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।